Hello dear students. BSc पार्ट सेकेंड इसमें अपना चल रहा है पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस और ये अपना लेक्चर है 8। लेक्चर 8। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें अपनी चल रही है यूनिट सेकंड। कौन सी है? रियल सीक्वेंस। वास्तविक अनुक्रम। अच्छा, जो लेक्चर अपना 7 था उसके अंदर आवाज़ नहीं आई, पता नहीं क्यों। अब तो आ रही होगी। एक बार और लगा के देख लेते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 7 को वापस पढ़ाया जाए, पढ़ाना पड़ेगा ही, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने थ्योरम आपको समझाई थी वो तो क्या समझ में आई होगी। अच्छा, जो लेक्चर 6 था उसके अंदर एक कमेंट आया था कि सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस को वापस समझाइए। देखिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है? एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। कोई भी अनुक्रम है, उसकी वैल्यू जैसे अनुक्रम के पद बढ़ते जाते हैं वैसे ही यदि जो पदों की वैल्यूज है वो यदि बढ़ती जाए तो अपन कहते हैं कि वो अनुक्रम है, वो क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, एक दिष्ट वर्धमान है। जैसे x1, x2, x3, x4, x5 और ये चलता गया आपका अनुक्रम। ये आपका अनुक्रम है। तो इस अनुक्रम के अंदर जो आने वाला अगला पद है वो पिछले पद से या तो बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, तो अपन कहते हैं कि अनुक्रम है वो एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। यदि देखिए यहाँ पर जो आने वाला अगला पद है x3 है, वो मान लो कोई भी एक पद ले लेते हैं, x3 है, वो x2 से बड़ा ही रहेगा या फिर बराबर हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा। यहाँ पर xm इज लेस देन एंड इक्वल्स टू xn फॉर एवरी m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m और n आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो जहाँ पर m है वो लेस देन है n से, m है वो लेस देन है n से। इसका मतलब आपने कोई भी दो m और m लिए, उसके अंदर यदि mवा पद है वो छोटा है nवें पद से, समझ गए? m और n, मान लो यहाँ पर x3 है, यहाँ पर x5 है, n आपने ले लिया मान लो 5 और m ले लिया आपने 3, तो ये छोटा ही हो गया ना, 3 तो छोटा ही है 5 से। तो 3 को लेकर आप अनुक्रम का जो पद बनाओगे वो क्या बनेगा? x3। 5 को लेकर के बनाओगे तो बनेगा x5। तो यहाँ पर जो x3 है
वो x5 से या तो छोटा हो या फिर उसके बराबर हो। ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो x3 है वो x5 से बड़ा हो या फिर बराबर हो। ऐसा हुआ तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। मतलब वैल्यूज यदि बढ़ती जा रही है तो वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज है तो मतलब वो एक दिष्ट वर्धमान है। यदि मान लो कोई भी दो लगातार पद हैं वो बराबर आ रहे हैं तो अपन कह देंगे कि वो अनुक्रम है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और जो सीक्वेंस की वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो आने वाला अगला पद है वो हर हाल में पिछले पद से तो बड़ा ही होगा, बराबर भी की भी कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, एक और कमेंट आया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या फ़र्क है। लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, देखिए जो डेफिनेशंस होती है वो तो याद करने की ही होती है, उनको समझ लो तो और भी अच्छा है, वो तो आपको याद करनी ही है। लिमिट क्या कहती है कि कोई पॉइंट है अल्फ़ा और वो कहाँ से हो सकता है, आर से, किसी अनुक्रम xn की सीमा कहलाती है यदि अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में, प्रत्येक प्रतिवेश कैसे बनाओगे, एप्सिलॉन से बनाओगे, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब है अल्फ़ा का आप कोई भी प्रतिवेश बनाओ उस प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के x1 x2 x3 x5 ये हो गए, अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होने चाहिए। अनंत पद अब ये कौन से हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी हो सकते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवा, 11वां, ऐसे कोई सा भी पद हो सकता है। लेकिन जो सीमा बिंदु, सीमा है, सॉरी ये अभी जो बताई है मैंने सीमा की डेफिनेशन, सीमा बिंदु की बताई है, लिमिट पॉइंट की, और जो लिमिट की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि अल्फ़ा है। देखिए आपने अल्फ़ा का प्रतिवेश बनाते हो, मोड की फॉर्म में आप वो समझ लीजिए, अल्फ़ा का प्रतिवेश बनाते हो, ठीक है ना। अल्फ़ा का आपने प्रतिवेश बनाया, अल्फ़ा ये हो गया अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन। तो इसको हम मोड की फॉर्म में कैसे लिखते हो, इसके अंदर क्या आने चाहिए, अनुक्रम के पद आने चाहिए। पद को रिप्रेजेंट कराएंगे अपन कि इसके प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के पद आने चाहिए। तो अनुक्रम का पद तो अपना ये हो गया xn, इसके अंदर होना चाहिए अनुक्रम का पद, मान लो ये xn है, तो अनुक्रम का पद और पॉइंट अल्फ़ा के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये लेस देन होना चाहिए, किससे, ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर यदि कोई पद है उसको अपन दिखा रहे हैं तो इस डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। और ये क्या कहता है लिमिट की डेफिनेशन कि अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में, एप्सिलॉन तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कुछ भी ले लो, अल्फ़ा को चूज करने के लिए आप स्वतंत्र हो, कुछ भी ले सकते हो। एप्सिलॉन आपने चूज कर लिया, उसके संगत एक एन नोट मिलना चाहिए, उसके संगत फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक एन नोट नेचुरल नंबर के अंदर मिलना चाहिए, ताकि जो अनुक्रम के ये पद हैं, कौन से पद हैं, एन नोट के बाद के जो भी पद हैं, एन नोट के बाद के जो भी पद हैं वो पद इस कंडीशन को फॉलो करें, इस कंडीशन को फॉलो करें, इसका मतलब अनुक्रम के एन नोट के बाद के सभी पद हैं वो इस प्रतिवेश के अंदर विद्यमान हों, ये बात है। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है वहीं से अपन को पता चल रहा है कि अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में लिमिट पॉइंट के अंदर कोई से भी पद आ सकते हैं, लेकिन जो लिमिट की डेफिनेशन है उसके अंदर अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में एक पद के एक पद के बाद, मान लो x4 आपको मिल गया, यहाँ पर n नोट 4 मिल गया, तो चौथे पद के बाद के सभी पद
इस प्रतिवेश के अंदर विद्यमान होनी चाहिए लिमिट की डेफिनेशन के अंदर। चलो ये तो ठीक है, ये तो मैंने आपको 4-5 बार कम से कम समझा दी, हर लेक्चर के अंदर आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तब भी आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। चलिए एक थ्योरम कर लेते हैं, वही कल वाली करते हैं। क्या करें, पता नहीं कल क्यों आवाज़ नहीं आई, या तो माइक सेट नहीं हुआ था। अब भी मुझे पता नहीं है कि आपके पास आवाज़ आ रही है या फिर नहीं आ रही, क्योंकि कल जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी उसके बाद एक वीडियो बनाई थी 3rd ईयर की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो उसके अंदर तो काफ़ी अच्छी सी आवाज़ आई थी। आपके में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। अब भी मैंने चेक किया था, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी अच्छी सी आवाज़ आ रही है। देखो आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपकी आवाज़ आ जाएगी, या फिर देखते हैं क्या होता है। वैसे वीडियो जब अपन मैं डालूंगा तो चेक करके डालूंगा, अब की बार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। तो थ्योरम लिख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, 4-5 बार आ चुकी है, क्या पता इन फ्यूचर आ जाए, अब की बार आ जाए। तो आसान सी थ्योरम है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर, अदरवाइज सारी की सारी आपको उनसे ही क्लियर हो जाएगी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। थ्योरम है 3.04 प्रमेय। एक अनुक्रम को अभिसृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है। एक अनुक्रम को अभिसृत होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा अद्वितीय सीमा बिंदु विद्यमान हो। कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। आपको पता है प्रत्येक अनुक्रम के अंदर जो लिमिट होती है, सीमा होती है, वो तो यूनिक ही होती है, अपन ने थ्योरम भी कर चुके हैं। लेकिन जो सीमा बिंदु है वो किसी अनुक्रम का एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। सेट के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है। सेट के अंदर जब आप देखते हो तो काफ़ी सेट्स ऐसे हैं उसके अंदर इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट होते हैं। कोई सीक्वेंस के लिए अंदर भी देख सकते हो, xn बराबर -1 की पावर n, इसके जो सीमा बिंदु हैं वो क्या है, -1 और +1, एक से अधिक है ना। लेकिन सीमा है वो हमेशा यूनिक होती है। अब देखिए सीमा एक अनुक्रम को अभिसृत होने की आवश्यक शर्त। आवश्यक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है कि अनुक्रम को अभिसृत होने के लिए, अभिसृत का मतलब क्या होता है। कोई भी अनुक्रम अभिसारी कब कहलाता है, जब उसकी सीमा अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। कोई अनुक्रम है xn, ये अभिसारी कहलाता है यदि इसकी सीमा है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। अपन मान लेते हैं, मान लिया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सीमा को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, xn बराबर l, ये आपने सीमा मान ली। चलो अब ये देखिए कि जो अनुक्रम n xn है वो क्या करता है, यदि अनुक्रम की सीमा l है तो अनुक्रम xn है वो l को अभिसृत होता है। किसको अभिसृत होता है, l को। तो यही कह रहा है कि अनुक्रम अभिसारी होने के लिए
अभिसरित या फिर अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा अद्वितीय सीमा बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर कोई अनुक्रम है xn, वो क्या है, अभिसारी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CGT, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो CGT मतलब कन्वर्जेंट। अब अनुक्रम है वो कन्वर्जेंट है, तो आवश्यक रूप से, आवश्यक कंडीशन क्या होती है कि आवश्यक रूप से परिबद्ध भी होगा और अद्वितीय सीमा बिंदु होगा। तो आवश्यक का मतलब ये हो गया, मतलब ये कथन आपका सत्य है तो ये परिबद्ध हो गया, परिबद्ध को बोलते हैं बाउंडेड, तथा प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट। देखिए जब यदि आपको थ्योरम के अंदर आवश्यक शब्द दिया हुआ होता है तो आवश्यक का मतलब ये होता है कि यदि ये अनुक्रम कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, तो आवश्यक रूप से वो बाउंडेड भी होगा और उसका जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक होगा। ये हो गई आवश्यक कंडीशन। पर्याप्त क्या है, पर्याप्त कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो इसका RHS पार्ट है, RHS पार्ट यदि ये बाउंडेड, कोई अनुक्रम यदि बाउंडेड और यूनिक लिमिट पॉइंट आपने बता दिया कि अनुक्रम बाउंडेड है, परिबद्ध है तथा उसका यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो ये पर्याप्त है आपके लिए कि आप ये दो चीज़ों को बता दो, अनुक्रम अभिसारी बता दोगे। ठीक है ना। अपन ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसके अंदर आप बताओगे कि अनुक्रम बाउंडेड है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो ये दो चीज़ें बता करके आप ये बता दोगे कि ये अनुक्रम है xn वो कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। तो इसको आवश्यक के लिए तो इधर का साइन होगा इम्प्लाइज, एंड इधर की साइड लगाओगे तो ये हो जाता है यदि और केवल यदि। थ्योरम समझ गए हैं आप लोग, ये क्या कहना चाह रही है, इसको क्या कैसे आपको प्रूव करना है। इसको सबसे पहले आपको ट्रू मानना है, ये आपने ट्रू मान लिया ये वाला कथन स्टेटमेंट, तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। इसके कन्वर्स पार्ट के अंदर इसको आपको ट्रू मानना है और इसको प्रूव करना है। ये आप कैसे प्रूव करोगे, इसकी एक सीमा बताओगे कि ये इसका जो सीमा है वो यूनिक है, वो बताते हैं अभी। देखिए अच्छे से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए इसका प्रूफ। माना अनुक्रम xn, अपन अनुक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपन ने कोई एक अनुक्रम ही मान लेते हैं जिसको नाम दे दिया अपन ने xn। प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम लगा लो भाई, 4-5 बार आ चुकी है। प्रूफ इसका है, सबसे पहले तो आपको मानना है क्या कि अनुक्रम अभिसारी है। माना अनुक्रम है, अनुक्रम को आपने नाम दे दिया xn, अभिसारी है। ये अनुक्रम आपका अभिसारी है। अब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम नंबर 1, अनुक्रम xn है वो परिबद्ध है, और नंबर 2 आपको क्या करना है कि अनुक्रम xn का अद्वितीय सीमा बिंदु होगा। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो आप अपनी कॉपी के अंदर देखिए, कॉपी में जो इससे जस्ट पहले थ्योरम आप लोगों को करवाई हुई है वो ये है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है। उसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं था,
प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है। तो फर्स्ट के अंदर जो आपने पिछली थ्योरम लिखी थी उस थ्योरम का पूरा प्रूफ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। अभिसारी आपने मान लिया है, क्या करना है, परिबद्ध प्रूफ करना है। तो परिबद्ध के लिए जो पिछली थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है, नाम देखिए, प्रमेय 3.02। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अनुक्रम xn परिबद्ध है के लिए प्रमेय 3.02 का प्रूफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, उपपत्ति, प्रूफ ही लिख लीजिए, का प्रूफ लिखना है एग्जाम के अंदर आपको। क्लियर है ना। ये सिर्फ मैंने आपको आपके लिए बताया है कि आपको यहाँ पर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट जो आपको प्रूफ करना है कि अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम है। यह आपको जो पिछली थ्योरम है 3.02 उसका प्रूफ आपको यहाँ पर उतारना है। अपन बात करते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड अपन को क्या प्रूफ करना है कि अनुक्रम xn का अद्वितीय सीमा बिंदु है। नंबर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि अनुक्रम का अद्वितीय सीमा बिंदु होगा। अब देखिए, चूंकि अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है, आपको फर्स्ट के अंदर फर्स्ट में ही माना हुआ है, ठीक है ना। तो लिखिए चूंकि अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है, इसलिए अनुक्रम xn, देखिए जो कल प्रूफ करवाया था लेक्चर 7 के अंदर, उसमें कुछ जो लिखावट है उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखावट है वो कैसे भी कर दो, जो प्रूफ है वो सेम होना चाहिए। अनुक्रम xn है। अच्छा, कोई भी अनुक्रम अभिसारी कब होता है, जब उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करे, उसकी लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करे। बात कर रहा हूँ लिमिट के बारे में, लिमिट पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा। उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए यूनिकली। लिमिट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn, ये अनुक्रम xn अभिसारी होगा यदि इसकी जो सीमा है वो यूनिकली एग्जिस्ट करे। अपन मान लेते हैं कि वो, आपने ये तो माना हुआ कि अनुक्रम अभिसारी है, अभिसारी है तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा यूनिकली। अपन ने मान लिया l उसकी क्या है, सीमा है, लिमिट है। अच्छा, l उसकी सीमा है तो अपन कहते हैं कि अनुक्रम xn है वो l को अभिसृत होता है, ये अपन लिखते हैं। तो वही बात मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, अनुक्रम xn l को अभिसृत होता है। अर्थात आप उसको लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अतः लिमिट x टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ xn बराबर l। इसी को यदि अपन परिभाषा से लिखें, अर्थात क्या कैसे लिखते हो कि स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि आपको डेफिनेशन याद है लिमिट की, तो लिमिट की डेफिनेशन कोई आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। क्लियर है ना। अर्थात स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n नॉट नेचुरल नंबर के अंदर विद्यमान है, ताकि जो xn माइनस अल्फा का
एल का, एल की बात कर रहे हैं, लिमिट पॉइंट क्या है एल। एक्स एन माइनस एल का जो डिस्टेंस है, मोड है, वो लेस देन एप्सिलॉन से, और किन किन एक्स एन के लिए है, एन नोट के बाद के सभी एक्स एन के लिए। ये बात क्लियर है? यहाँ तक मेरे अनुसार, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको आप दे दो नाम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ये जानते हो, मैंने आपको नोट लिखवाया था एक, कि प्रत्येक सीमा है वो सीमा बिंदु होता है। ये बात क्लियर है ना? अपन को क्या दिखाना है कि अनुक्रम एक्स एन का अद्वितीय सीमा बिंदु होता है। तो इसके लिए अपन कोई भी दो सीमा बिंदु लेकर के चलते हैं। आपको ये पता है, हम जानते हैं कि अनुक्रम की प्रत्येक सीमा बिंदु होता है। ये बात क्लियर है? ये मैंने आप लोगों को नोट भी लिखवाया हुआ है कि प्रत्येक सीमा है वो सीमा बिंदु होता है, लेकिन प्रत्येक सीमा बिंदु सीमा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, एल अनुक्रम एक्स एन की क्या है, सीमा है। इसका मतलब एल अनुक्रम एक्स एन का क्या होगा, सीमा बिंदु भी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जो अपन ने पिछला पढ़ा है उसी को यूज़ कर रहे हैं बस। तो यहाँ से इसलिए अतः एल अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु भी होगा। ठीक है। अच्छा, एक तो अपना ये हो गया एल अनुक्रम का सीमा बिंदु। अब ये एल है वो यूनिक सीमा बिंदु होगा, अद्वितीय सीमा बिंदु होगा यदि अनुक्रम अभिसारी है। तो ये अपन को प्रूफ करना है। लेकिन अपन को प्रूफ क्या करना है कि जो अनुक्रम है एक्स एन, ये अभिसारी आपने मान रखा है, इसका जो सीमा बिंदु है वह अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। यूनिक आप कैसे प्रूफ करोगे? जैसे अपन ने पिछली थ्योरम के अंदर क्या किया था कि कोई अनुक्रम है एक्स एन, वो अभिसारी है, तो उसकी जो सीमा है, सीमा के बारे में बात की थी। सीमा है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान होती है। अद्वितीय के लिए आपने कैसे दिखाया था? यदि संभव हो तो अपन ने कोई दो सीमा मानी थी, L1 और L2। लेकिन लास्ट में अपन ने देखा कि आप यदि कोई दो अलग अलग सीमा मानते हो तो आपका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल गलत आता है। इसलिए जो सीमा थी वो यूनिक ही होगी। इसी प्रकार अपन सीमा बिंदु को प्रूफ करेंगे। तो देखिए, यदि संभव हो तो अपन मान लेते हैं, यदि संभव हो तो माना। अच्छा, ये एल होगी, तो दूसरी जो सीमा है एल डैश मान लेते हैं। एल डैश अनुक्रम एक्स एन का कोई अन्य सीमा बिंदु इस प्रकार है, इस प्रकार विद्यमान है। किस प्रकार विद्यमान है कि जो एल डैश है वो एल से बड़ा है। देखिए, एल डैश जो माना है वो कोई अन्य माना है, ये एल ही नहीं माना है। मतलब एल है वो एल डैश के बराबर नहीं हो सकता, अलग माना है ना, भिन्न माना है। तो एल डैश है वो एल से या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो अपन ऐसा मानते हैं इसको कि एल डैश है
वो एल से बड़ा लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार विद्यमान है कि एल डैश है वो एल से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलो अच्छा, एल है वो लेस देन है एल डैश से, तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब एल डैश माइनस एल है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपने इस अनुक्रम को अभिसारी माना है तो एक सीमा एग्जिस्ट करी तो अपन ने कोई एक रेंडमली एप्सिलॉन चूज किया था, जो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। एक बार और बता देता हूँ। देखो ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये थ्योरम आपको यहीं पे याद हो जाएगी। आप एक बार इसको बिना देखे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना घर पर। अनुक्रम xn आपको अभिसारी है या आपने मान लिया, अनुक्रम xn है अभिसारी है या आपने मान लिया। आपको ये सिद्ध करना है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा उसका अद्वितीय सीमा बिंदु है। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो नंबर 1 तो अपन प्रूफ कर चुके 3.02 के अंदर, उसका प्रूफ आपको लिखना है। नंबर 2 आप प्रूफ करोगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ही आपने मान लिया है कि अनुक्रम xn अभिसारी है। अभिसारी कब होता है, जब उसका लिमिट है वो यूनिकली एग्जिस्ट करती है। मान लो अपन ने L है, वो लिमिट इसकी यूनिकली एग्जिस्ट कर रही है L, तो L है वो अनुक्रम xn को अभिसरित होता है, या फिर अनुक्रम xn है वो L को अभिसरित होता है, ठीक है ना। चलो ये ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने क्या किया है, जो अनुक्रम की सीमा है उसी को अपन ने सीमा की डेफिनेशन के रूप में लिख दिया कि L है वो अनुक्रम की क्या है, सीमा है। उसी को अपन ने डेफिनेशन के अंदर लिख दिया, डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, या फिर स्वेच्छ आपकी मर्जी से कोई आपने एक एप्सिलॉन चूज किया है, एप्सिलॉन चूज कर लिया जो कि ग्रेटर देन 0 है, उसके संगत आपके पास एक एन नॉट नेचुरल नंबर के अंदर ऐसा मिल गया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये कंडीशन मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, तो ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है। देखिए इसके बाद आपने क्या देखा था, आपको पता भी है ये चीज़ें कि प्रत्येक सीमा है वो सीमा बिंदु होता है, लेकिन प्रत्येक सीमा बिंदु सीमा हो ये कोई आवश्यक नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, L इसकी सीमा है तो इस अनुक्रम का L क्या होगा, सीमा बिंदु भी होगा। तो वही चीज़ लिखी है। आपको जो सीमा बिंदु है वो अद्वितीय है, सीमा बिंदु बताना है। इसके लिए अपन ये मान के चलते हैं कि चलो कोई एक अन्य सीमा बिंदु लेकर के चलते हैं। यदि संभव हो तो अपन ने ये मान लिया कि L डैश है वो अनुक्रम का कोई अन्य सीमा बिंदु है। अन्य सीमा बिंदु है वो किस प्रकार है कि वो L डैश है जो आपने माना है वो L से बड़ा है, L से बड़ा है। तो बड़े में से आप जब छोटे को घटाओगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन खुद आप चूज करते हो, तो चलो इसको एप्सिलॉन को चूज करते हैं। कोई भी एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी एप्सिलॉन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एप्सिलॉन को चूज करके देखते हैं क्या एल के लिए भी ये फॉलो कर रही है इस कंडीशन को, एल डैश के लिए भी फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो ये लेकर के चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है। देखिए जो आपने एप्सिलॉन चूज किया है वो अपन ये मान के चलते हैं कि जो एप्सिलॉन है, माना एप्सिलॉन चूज करने के लिए आप स्वतंत्र हो, आपकी इच्छा है जो मर्जी मानो, लेकिन वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। चलो ग्रेटर देन 0 मानते हैं और एप्सिलॉन आपकी मर्जी से कुछ भी मान लो। अब ये मान लिया अपन ने एप्सिलॉन बराबर 1/3 क्या है, L डैश माइनस L, L डैश माइनस L। अब देखिए L डैश माइनस L है वो ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव संख्या में आप यदि किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो वो भी अगेन ग्रेटर देन 0 ही आती है। तो यहाँ से ये हो गया ग्रेटर देन 0, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये 3 इधर आएगा, तो ये 3 एप्सिलॉन हो जाएगा
बराबर एल डैश माइनस एल, ये आप लिख सकते हो। यहाँ से एल को इधर लेके आते हैं, लेके आओ भाई, 3 एप्सिलॉन बराबर एल डैश। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन के अंदर यहाँ पर अपने पास 3 एप्सिलॉन है, मतलब ये किस फॉर्म में, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो एक एप्सिलॉन को अपन इधर लेके आ जाते हैं, तो लेके आ जाइए 3 एप्सिलॉन बराबर एल डैश माइनस एप्सिलॉन। अच्छा इधर 2 रह जाएगा ना, एक इधर भेज दिया, तो यहाँ पर कितने बचे, 2, ये 2 एप्सिलॉन रह गए यहाँ पर। अच्छा आप एल को इधर लेके ही नहीं आए, थ्री एप्सिलॉन प्लस एल और इधर एल डैश माइनस एल डैश ही रह जाएगा। अब इधर से 3 एप्सिलॉन में से एक एप्सिलॉन को इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पर बच के 2 एप्सिलॉन प्लस एल बराबर एल डैश इधर आएगा तो माइनस एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पर, अभी यहाँ पर कितने एप्सिलॉन है आपके पास, 2 एप्सिलॉन है, प्लस में एल है बराबर में एल डैश माइनस एप्सिलॉन। देखिए यदि यहाँ पर अपने पास कितने हैं, 2 एप्सिलॉन है और एक एल है, ये किसके बराबर है, एल डैश माइनस एप्सिलॉन के। यदि यहाँ से एप्सिलॉन आपको पता है क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यदि इस एप्सिलॉन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये हटा दिया, तो ये वाली जो संख्या है ये कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, तो आपको जो साइन है वो चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज कर दिया, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लो भाई, एक एप्सिलॉन अपन ने निकाल दिया, एप्सिलॉन प्लस एल बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक एप्सिलॉन अपन ने निकाल दिया है जो ग्रेटर देन है 0 से, ये लेस देन हो गया एल डैश माइनस एप्सिलॉन। अच्छा अपने जो काम में आने वाला है वो ये लाइन है, इस लाइन के लिए अपन ने इतनी मशक्कत की है। अब देखिए एस समी का फर्स्ट क्या कहती है, क्या कह रही है, एसएमई का फर्स्ट क्या कह रही है कि कोई अनुक्रम है एक्स एन, उसकी जो सीमा है वो एल है, तो ये इस डेफिनेशन से अपन लेकर के चलते हैं एसएमई का फर्स्ट से। एसएमई का फर्स्ट देखिए क्या कहती है, एसएमई का एक से जो एसएमई का फर्स्ट क्या कह रही है कि आपने जो एप्सिलॉन चूज किया है उसके लिए आपको एक एन नोट मिला है, और उस एन नोट के बाद के सभी पद, एन नोट के बाद के सभी पद इस एल के एप्सिलॉन प्रतिवेश के अंदर विद्यमान है। ये बात बताइए ना, मतलब आपके पास कोई अनुक्रम है x1 x2 x3, ये x एन नोट और ये आगे चलता गया, ये क्या कह रहा है कि L का कोई प्रतिवेश है आपके पास L, ये हो गया L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये जो डेफिनेशन ये कहती है कि एन नोट के बाद के सभी पद L के एप्सिलॉन प्रतिवेश के अंदर विद्यमान है, मतलब इस एन नोट के बाद के सभी पद कहाँ विद्यमान है, इसके अंदर विद्यमान है, अंदर विद्यमान है। तो इसके बाहर जो बचे वो कितने पद रहे, x1 से लेकर के x एन नोट तक कितने पद रहे, 1 से लेकर के एन नोट तक। अब ये एन नोट है